इम्प्लांटेशन से पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन देखते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन, इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से देखिएगा। ये अपना अंडा है, एग है। एग यहाँ पर जैसे ही आता है तो इसके चारों तरफ हजारों की संख्या में शुक्राणु आते हैं, और शुक्राणु आते हैं तब जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अंडाणु के चारों तरफ 3 भित्ति उपस्थित रहती है। बाहरी बाहर ये जोना पेलुसिडा है, सॉरी कोरोना रेडिएटा है। उसके अंदर की तरफ ये जो दिख रही है वो जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा है, और अंदर की तरफ अंड उपकला है। इन तीनों उपकलाओं से घिरा हुआ कोई एग पड़ा है, इसको आप अंडाणु भी कहते हैं, इसको आप मादा युग्मक भी कहते हैं। इसके बाहर शुक्राणु आते हैं तो एक साथ हजारों की संख्या में शुक्राणु आते हैं, पर उसमें से जो सबसे पहला शुक्राणु आएगा वो शुक्राणु बाहर की जो कोरोना रेडिएटा है उसको भेदेगा बाय द हेल्प ऑफ स्पर्म लाइसिन या हाइलुरोनिडेज एंजाइम की सहायता से। इसको भेजते ही पूंछ तो बाहर ही रह जाता है, और अंदर शुक्राणु डायग्राम में पूरी तरह से नहीं बताया है, अंदर शुक्राणु रोटेट हो जाता है, घूम जाता है 180 के कोण से, और घूमने के बाद जो एक्रोसिन है, सॉरी जो एक्रोसोम है, उससे एक्रोसिन नामक एक एंजाइम और निकलता है। वो एंजाइम इस आंतरिक जो जोना पेलुसिडा परत है उसको भेद देता है। भेदने के साथ साथ जो बाहर की क्रिया है वो कॉर्टिकल रिएक्शन भी हो जाती है, जो आपको फर्टिलाइजेशन में समझाइए। इन क्रियाओं के बाद में एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर आता है, और ये मादा युग्मक यानी अंडाणु का अगुणित केंद्रक है यहाँ पर, और दूसरा जो केंद्रक होगा वो इस शुक्राणु के अंदर रहेगा, अगुणित केंद्रक। ये दोनों दोनों पास में आते हैं, और पास में आने के साथ ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद सिनगैमी सिनोजिनेसिस सिनोजिनेसिस की क्रिया भी संपन्न हो जाती है। इसकी अगली जो अवस्था है वो अवस्था जो होती है उसको आप कहते हैं भ्रूणीय परिवर्तन के अंदर सम्मिलित होती है। तो आप इस अवस्था को भी साथ में देख सकते हैं। यहाँ से एग बाहर निकला है, बाहर निकलने वाला एग ये ए है, ये ए है। उसके बाद बी अवस्था में आए, दुनिया भर के शुक्राणु इसके पास में आते हैं। अगले उसके बाद सिनगैमी की अवस्था सी आती है। उसके बाद डी अवस्था ये है जिसमें भ्रूणीय परिवर्तन शुरू होता है। तो भ्रूणीय परिवर्तन आपको बता दूं कि आवर्त बीजी, सॉरी आवर्त बीजी, अब हाँ, तो इस प्रकार से जो ये द्विगुणित युग्मनज बना है, इस युग्मनज में अब भ्रूणीय परिवर्तन शुरू होगा। कहाँ होगा? अंडवाहिनी के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, और वहीं जहीं फर्टिलाइजेशन होता है उसके समय भ्रूणीय परिवर्तन शुरू हो जाता है। युग्मनज के अंदर भ्रूणीय परिवर्तन की जो सबसे पहली अवस्था है वो है विदुलन। क्या कहलाती है? विदुलन कहलाती है, जिसको अपन क्लीवेज भी कहते हैं। इस विदलन में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भ्रूणीय परिवर्तन की विदलन अवस्था। 3 बात होती है, तीनों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। होने वाले सभी विभाजन समसूत्री विभाजन होते हैं। विदलन की पहली बात क्या है? सारे विभाजन समसूत्री विभाजन होते हैं, अर्थात युग्मनज यानी जाइगोट में उपस्थित कोशिका, द्विगुणित कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। दूसरी बात है कि इस विदलन के समय बनने वाली जो कोशिका है वो, यानी इस भ्रूण का जो आकार है वो नियत रहता है। आकार क्या रहता है? नियत रहता है। केवल और केवल क्या बढ़ती है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चा? केवल और केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। अर्थात भ्रूणीय परिवर्तन का जो विदलन अवस्था है उसमें बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो अपने आकार में वृद्धि नहीं करती है, अर्थात भ्रूण खुद भी आकार में वृद्धि नहीं कर पाता है। केवल अंदर ही अंदर कोशिका विभाजन होता है, और उस कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका का आकार है वो नियत रहता है। अगला, मनुष्य में होलोब्लास्टिक विदलन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज आर प्रेजेंट, अर्थात पूर्ण विदलन होता है। पूर्ण विदलन का मतलब है कि कोशिका के समसूत्री विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के बाद संपूर्ण कोशिका द्रव विभाजन देखने को मिलता है। और इस क्रिया में अगली बात यह है कि इस क्रिया में जो भी कोशिकाएं बनती है वो कोशिकाएं ब्लास्टोमियर कोशिकाएं कहलाती है।
ये चारों बातें याद रखनी है। समसूत्री विभाजन होते हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, आकार नियंत्रित रहता है या फिक्स रहता है, ओलोब्लास्टिक प्रकार का विदलन पाया जाता है और इस क्रिया में बनने वाली प्रत्येक कोशिका ब्लास्टोमियर कहलाती है। अगली विदलन के लिए बात है कि विदलन की क्रिया में जो भ्रूण है वो 8 से 16 कोशिका की अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और इस अवस्था में बनने वाले भ्रूण के अंदर कोशिकाएं अंदर ही अंदर नियमित रूप से व्यवस्थित रहती है और इस क्रिया से बनने वाला जो भ्रूण है वो ऊतक या मोरूला कहलाता है। तूतक या मोरूला यहाँ पर पड़ा है। ये तूतक या मोरूला जो भ्रूण बना है वो किससे बन जाता है? विदलन की क्रिया से तूतक या मोरूला का निर्माण होता है। ये है मोरूला। अब ये मोरूला बनने के बाद की जो अगली अवस्था है उस अवस्था को आप कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। विदलन की अगली जो भी अवस्था है वो कहलाती है गैस्ट्रुलेशन कहलाती है और इस क्रिया में जो फाइनल बनेगा उसको आप ब्लास्टूला कहते हैं। अब क्या है ब्लास्टूला में? विदलन क्रिया के दौरान बनने वाले तूतक या मोरूला की प्रत्येक कोशिका ब्लास्टोमियर कोशिका कहलाती है और इस ब्लास्टोमियर कोशिकाएं जो बनी हैं ये कोशिकाएं भ्रूणीय परिवर्तन की अगले स्टेप में या अगली अवस्था में एक विशेष प्रकार की परत में व्यवस्थित होने लगती है। अर्थात इन कोशिकाओं में, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, इन कोशिकाओं ये जो कोशिकाएं हैं ये जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं अपने अंदर ही अंदर पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्रियाएं करती है और इस पुनरुद्भवन या रीअरेंजमेंट की जो क्रिया होती है इस क्रिया में कोशिकाएं एक बाहर एक चपटी कोशिकाओं की परत बना लेती है। उस चपटी कोशिकाओं की जो परत होती है उस कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। बाहर की तरफ पतली चपटी कोशिकाओं की एक परत बनती है, उस परत की कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं और इन्हीं कोशिकाओं से जुड़ी हुई अंदर की ओर कुछ कोशिकाएं और उपस्थित रहती है। इन कोशिकाओं को इनर सेल ऑस अंत कोशिकीय समूह कहते हैं। अगली अवस्था में यहाँ जो है वो एक खोखली गुहा बन जाती है और इस गुहा का नाम है ब्लास्टोसील। ये गुहा है वो सील कहलाती है और इस भ्रूण की पूरी अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहलाती है। हिंदी में इसको कोरक पुट्टिका कहते हैं, कोरक पुट्टिका। इस अवस्था में जो अंदर की तरफ खोखली गुहा रही है उस गुहा में इस गर्भाशयी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाला तरल पदार्थ भर जाता है और भरने के बाद एक नई संरचना बनती है। उस संरचना का नाम है वो ब्लास्टूला कहलाएगा। इस नई बनने वाली संरचना का जो नाम है वो ब्लास्टूला कहलाएगा। अब जो ब्लास्टूला बना है अब वो ब्लास्टूला यहाँ से गति करते करते इस अवस्था में यहाँ पर आ जाता है और ये जो अवस्था है ये ब्लास्टोसिल है। ये गर्भाशयी ग्रंथियों से निकलने वाले तरल को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और जो अवस्था बनती है उसको ब्लास्टूला अवस्था कहते हैं और ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण का इम्प्लांटेशन या भ्रूण का अंतरोपण या भ्रूण का आरोपण है वो शुरू हो जाता है। भ्रूण का अंतरोपण या भ्रूण का आरोपण जो है वो शुरू हो जाता है। अब इस क्रिया में जो भ्रूण का आरोपण हुआ है, भ्रूण का जो आरोपण हुआ है वो आरोपण होने के बाद जो अगली संरचना बनेगी उस संरचना को आप प्लेसेंटा कहते हैं। अर्थात इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण का अंतरोपण जो हुआ है उस क्रिया में होता क्या है मैं आपको समझा रहा हूं कि भ्रूणीय अंतरोपण या आरोपण के समय जब भ्रूण अपनी ब्लास्टुला अवस्था में आता है, अर्थात ये जो अवस्था है वो ये 1 वीक तक ले लेता है। 7 डेज में ब्लास्टुला अवस्था बन जाती है और ब्लास्टुला अवस्था बनने के साथ ही भ्रूण है वो अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट की आंतरिक उपकला यानी फ्लेजेलल मेम्ब्रेन के द्वारा विसरण जो गति है, विसरण गति नहीं होती उसमें, मूवेबल फ्लेक्सिला के कारण भ्रूण है आगे की ओर गति करता है और भ्रूण आ जाता है कहां पर? ये यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय के अंदर आप पहले से जानते हैं कि ये जो अवस्था है, जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया था वहां आपको कहा था कि ये जो अवस्था है उसको
आप ओव्यूलेशन के बाद की जो अवस्था है उसको कार्पस ल्यूटियम अवस्था कहते हैं, अर्थात ल्यूटियल फेज कहलाती है, जिसमें बनने वाली कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। और वो स्रावित होने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की वृद्धि और विकास के साथ साथ रक्त सहवन को बढ़ा देता है, जिससे एंडोमेट्रियम भ्रूण को इम्प्लांट करने के लिए, अपने ऊपर चिपकाने के लिए अंदर से तैयार होकर बैठी है। अंडाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर की जो रक्त वाहिनियां हैं वो पूरी तरह से फैल करके और रक्त का संचरण बहुत अधिक रूप से कर रही है। इसी समय यहाँ ट्रोफोब्लास्टिक अवस्था में, सॉरी, यहाँ ब्लास्टुला अवस्था में आने वाला जो भ्रूण है उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो बाहर की ओर वलित होकर के अंगुली नुमा छोटे प्रवर्धों का निर्माण करती है। और उन अंगुली नुमा प्रवर्धों की जो नाम है वो है कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई अर्थात ट्रोफोब्लास्टिक कोशिकाएं। ब्लास्ट भ्रूण की ब्लास्टुला अवस्था की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं बाहर की ओर वलित होकर के और पूरे भ्रूण में अंगुलीनुमा प्रवर्धों का निर्माण करती है। इनको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। जो कोरियोनिक विलाई है वो यहाँ अपाशित रूप में एलेंटोइन नामक झिल्लियां और उपस्थित रहती है। ये एलेंटोनिक मेम्ब्रेन, वो ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है। अर्थात एक तरफ तो कोरियोनिक विलाई, उसके बाद एलेंटोनिक मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा और ऊपर की तरफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। इन तीनों संरचनाओं के बीच में अंगुली नुमा प्रवर्धों का निर्माण होगा और ये अंगुली नुमा प्रवर्ध भ्रूण और माता की गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को आपस में इंटरडिजिटल डिस्क, अंगुली के समान प्रवर्धों से बनने वाली एक डिस्क जैसी संरचना का निर्माण करती है, जो अपरा कहलाती है। जो अपरा के समान संरचना है या अपरा का, अपरा की सहायता से भ्रूण को गर्भाशय के अंदर अंतररोपित या इम्प्लांट करने का कार्य करती है। अब देखिएगा जो अपरा बना है, ये अपरा की संरचना क्या होगी, अपरा कहते किसे हैं, तो पहले अपरा की परिभाषा बताऊं आपको। अपरा को प्लेसेंटा भी कहते हैं, इसको आवड़ भी कहते हैं अपनी भाषा में। तो सामान्य संरचना की बात, सॉरी, परिभाषा की बात करूं तो मैं कहूंगा कि माता के गर्भाशय व भ्रूण के बीच उपस्थित, माता के गर्भाशय व भ्रूण के बीच उपस्थित ऐसा क्रियात्मक और संरचनात्मक अंतर संबंध, ऐसा क्रियात्मक और संरचनात्मक अंतर संबंध जो भ्रूण में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, रक्त परिवहन के साथ साथ भ्रूणीय परिवर्धन के समय संपूर्ण भ्रूण को माता के गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है, अपरा कहलाती है। या जोड़ने वाली क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इंटर रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको अपरा कहते हैं। ये अपरा की परिभाषा है। अगला अपरा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो है कि ये ह्यूमन बींग्स में उपस्थित एक ऐसा उत्तक है जो दो अलग अलग जीवों के, दो अलग अलग जीवों के उत्तकों से मिलकर के बनता है। अर्थात अपरा को अलग अलग उत्तकों से मिलकर के बनने वाला ऐसा अंग कह सकता हूं जो, या जिसका निर्माण दो अलग अलग जीव, माता एक अलग जीव है और उसका जो फीटस एम्ब्रियो है वो अलग जीव है, ये दोनों अलग अलग जीव मिलकर के एक उत्तकीय संरचना का निर्माण कर एक अंग का निर्माण करते हैं जो माता और भ्रूण के बीच, माता व भ्रूण के बीच अंतर संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, अपरा कहलाता है। अब अपरा की संरचना, अपरा की परिभाषा, अपरा करता क्या है वो बात, अपरा बनता किससे है वो बात, उसके बाद अपरा की संरचना की बात करते हैं। तो संरचना में मनुष्य की भ्रूणीय, अपरा की भ्रूणीय झिल्लियां जो होती है, मनुष्य के अपरा में 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है। एक है एलेंटोनिक भ्रूणीय मेम्ब्रेन, एलेंटोनिक मेम्ब्रेन। दूसरी है जो कोरियोनिक विलाई है, वो जैसे ही ये भ्रूण बढ़ेगा, अपरा का निर्माण यहाँ हो गया, भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो गया, अंदर से जैसे ही भ्रूण बढ़ेगा तो ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन में जो कोरियोनिक विलाई है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन में रूपांतरित हो जाती है। अब ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन है और ये अंदर की तरफ जो दिखाई दे रही, ये ऐसे मैं बता दूं तो इसका नाम जो है वो है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। अब ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है,
ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। इस कोरियोनिक और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बीच में एक तरल भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तरल दिखाई दे रहा है, ये तरल जो दिखाई दे रहा है, ये जो है, इस तरल का नाम है कोरियोनिक फ्लूइड। कोरियोनिक, जो कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम होता है, और बहुत अधिक बड़े झटके लगे तो उस भ्रूण को अंदर से बचाता है। अब इस एलेंटोनिक मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फ्लूइड उपस्थित रहता है। इसको एलन सॉरी ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन, उसके अंदर की तरफ फ्लूइड उपस्थित रहता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। और अंदर की तरफ एम्ब्रियो या फीटस उपस्थित है ही। एम्ब्रियो या फीटस उपस्थित है ही। अब इस एम्ब्रियो या फीटस के से ये जो जुड़ी हुई चीज दिखाई दे रही है, इस संरचना को आप कहते हैं नाभिनाल। क्या कहलाती है? नाभिनाल कहलाती है। एम्बिलिकल कोर्ड कहलाती है, जिसके अंदर एम्बिलिकल आर्टरी और एम्बिलिकल वेन उपस्थित रहती है, जो जो माता के रक्त वाहिनियों से सीधी संबंधित रहती है। यूटेराइन जो आर्टरी है, वो गर्भाशय के अंदर ब्लड लाती है, और इसी से ये सीधा अम्बिलिकल कोर्ड जुड़ा रहता है, जो माता के रक्त के और शिशु के रक्त के बीच सीधा अंतर संबंधित रहता है। अगली जो झिल्ली है, वो अगली जो मेम्ब्रेन है, वो यॉर्क सैक कहलाती है। ये भी अपहासित होती है, अर्थात बहुत ही कम विकसित होती है। किंतु ये जो अपहासित यॉर्क सैक की मेम्ब्रेन है, इसको आप पहली भ्रूणीय झिल्ली कहते हैं, दूसरी कोरियोनिक मेम्ब्रेन कहलाती है, तीसरी एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहलाती है, और चौथी एलेंटोनिक मेम्ब्रेन कहलाती है। इस एलेंटोनिक और कोरियोनिक मेम्ब्रेन से ही अपरा का निर्माण होता है, इसलिए मनुष्य का जो अपरा है वो एलेंटो कोरियोनिक टाइप्स या प्रकार का अपरा कहलाता है। तो मनुष्य में अपरा किस प्रकार का होता है? एलेंटो कोरियोनिक टाइप का अपरा पाया जाता है, ड्यू टू इट्स फॉर्म बाय एलेंटोनिक एंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन विथ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अर्थात इस प्रकार के अपरा का निर्माण एलेंटोनिक और कोरियोनिक मेम्ब्रेन का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ अंतर संबंधन से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको एलेंटो कोरियोनिक अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इसका जो पहली जो झिल्ली है, 4 भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है, उसमें जो पहली झिल्ली है, जिसको यॉर्क सैक कहते हैं, ये अपाशित होती है, अर्थात जरायुज जो प्राणी होते हैं, उसमें अपरा का निर्माण करने में जो यॉर्क सैक झिल्ली बनती है, वो अपाशित रहती है। फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करती है, और उसका कार्य है पहली आरबीसी का निर्माण करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, भ्रूण की प्रथम आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे यॉर्क सैक के द्वारा होता है। ये आरबीसी भी अलग प्रकार का कोशिका है भैया। ये अपनी निर्माण उत्पत्ति या अपने निर्माण स्थल में बहुत विभिन्नताएं दर्शाती। भ्रूणीय परिवर्तन के समय सबसे पहली आरबीसी का निर्माण यॉर्क सैक से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जैसे ही भ्रूण थोड़ा और विकसित होता है, अर्थात वो सेकंड ट्राइमेस्टर में जाता है, तो उसमें पूरी तरह से लीवर, इंटरनल ऑर्गन जो लीवर है, वो बन के तैयार हो जाता है। यॉर्क सैक अपहासित या पूर्णतः खत्म हो जाता है, और अब आरबीसी का निर्माण करने लग जाता है लीवर, अर्थात भ्रूण में पहली आरबीसी का निर्माण यॉर्क सैक से, उसके बाद आरबीसी का निर्माण लीवर कोशिकाओं से होने लगता है। और जैसे ही भ्रूण का डिलीवरी या एक शिशु का निर्माण या शिशु की उत्पत्ति हो जाती है, तब इन्हीं आरबीसीओं का निर्माण बोन मेरो या आप कह सकते हैं कि रेड बोन मेरो है, वहां होने लग जाती है। तो आरबीसी यॉर्क सैक से भी बनती है, लीवर कोशिकाओं में बनती है, और बोन मेरो में तो पूरे साल में बनती है। तो ये थी आरबीसी और यॉर्क सैक की बात। दूसरी जो झिल्ली है, वो कोरियोनिक मेम्ब्रेन या यूं कह दे एलेंटोनिक मेम्ब्रेन कहलाती है, जो केवल और केवल अपरा का गर्भाशय में अंतर संबंधित रहता है, उसी स्थान पर पाई जाती है। ये भी अपहासित ही होती है, ये भी ज्यादा विकसित अपहासित ही होती है, विकसित नहीं होती है। अगली जो तीसरी झिल्ली है, वो अपनी है कोरियोनिक मेम्ब्रेन, और ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन संपूर्ण भ्रूण की बाह्य झिल्ली है। भ्रूण की सबसे बाहरी झिल्ली है, वो कोरियोनिक मेम्ब्रेन कहलाती है। जो भ्रूण जब कम विकसित होता है, तब सूक्ष्म अंकुरों के रूप में, अंगुलीनुमा प्रवर्धों के रूप में उपस्थित रहती है, किंतु जैसे जैसे भ्रूण का परिवर्तन होता है, ये बाहर एक पतली मेम्ब्रेन के रूप में रूपांतरित हो जाती है। उसके अंदर की जो झिल्ली है, उसको आप एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है, वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, वो भ्रूण की सबसे आंतरिक झिल्ली है।
भ्रूण की सबसे आंतरिक झिल्ली है, उस एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर विशेष प्रकार का तरल उपस्थित रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा, जिसको आप एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं का जो गुणसूत्रीय संरचना और जैव रासायनिक जो संगठन होता है वो भ्रूण के समान होता है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कार्य है बाह्य आघातों से भ्रूण की रक्षा करना, साथ ही साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी भ्रूण इस एमनियोटिक फ्लूइड में छोड़ता है। जब अधिक विकसित हो जाता है, अपरा का ये अम्बिलिकल कोड समस्त उत्सर्जी पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक या ले जाने की कार्य नहीं करता है, तब भ्रूण अपने कुछ उत्सर्जी पदार्थों को इस एमनियोटिक फ्लूइड में छोड़ता है। अर्थात भ्रूण जो है, एम्ब्रियो है, वो एक एमनियोटिक फ्लूइड की यूं कह दे कैविटी या झील के अंदर तैरता रहता है हमेशा, और यहाँ अपने हाथ पांव भी मारता रहता है। अब अगली बात ये आती है कि कभी कभी भ्रूण की आंतरिक संरचना में कोई विकृति तो नहीं है, या भ्रूण की आनुवांशिकता में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ये पता करने के लिए साइंटिस्ट कह दें या डॉक्टर कह दें, एक विशेष प्रकार की सुई की सहायता से, जब भ्रूण 16 से 18 सप्ताह का होता है, 16 से 18 वीक का जब भ्रूण होता है, तब एक लंबी निडल की सहायता से निडल को भ्रूण और अपरा को बचाते हुए यूएसजी की सहायता से उस निडल को डाल देते हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड तक, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को उस निडल की सहायता से सिरिंज या सुई में भर लेते हैं। और भरते हैं तब कितना फ्लूइड लेते हैं, 20 से 30 ml तक फ्लूइड लेते हैं। उस फ्लूइड को बाहर लेकर के और प्रयोगशाला में उसका जैव रासायनिक परीक्षण करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से जो भ्रूण था उसका जैव रासायनिक परीक्षण करते हैं, और जैव रासायनिक परीक्षण में उस भ्रूण के अंदर उपस्थित जो गुणसूत्रीय संरचना है, गुणसूत्र किस प्रकार के हैं, 46 क्रोमोसोम पूरे है कि नहीं है, इन सारी बातों का अध्ययन करके और भ्रूण में उपस्थित किसी आनुवांशिक विकृति क्या पता कर सकते हैं, आनुवांशिक विकृति एवं भ्रूण के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। इस संपूर्ण क्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस उल्वा वेदन भी कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस या उल्वा वेदन की क्रिया कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उल्वा वेदन या एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, तब आप कहेंगे विकासशील भ्रूण को, भ्रूण की गर्भावस्था से 16 से 18 सप्ताह तक का जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण को एक विशिष्ट, उस भ्रूण के चारों ओर उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड को एक विशिष्ट सिरिंज की सहायता से 20 से 30 ml का फ्लूइड निकालकर उस फ्लूइड का जैव रासायनिक व आनुवंशिक या गुणसूत्रीय विश्लेषण का अध्ययन कर, उस अध्ययन की सहायता से भ्रूण में उपस्थित आनुवंशिक विकृति या लिंग निर्धारण का पता करना, लिंग का निर्धारण करना एमनियोसेंटेसिस या उल्वा भेदन कहलाता है। ये आजकल कानूनी अपराध है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा भ्रूण में लिंग निर्धारण कर जो गुण सॉरी जो लैंगिक द्विरूपता है, जिसमें दो अलग अलग नर और मादा के बीच का जो संख्या है उसको कम करने में ये सार्थक है। अर्थात लड़कियां इस क्रिया से उत्पन्न होने वाली फीमेल शिशु को उत्पन्न होने से पहले ही लोग खत्म करने लगे हैं, इसलिए इस क्रिया को आज कानूनन रूप से अवैध कर दिया गया है। अर्थात एमनियोसेंटेसिस की जो क्रिया है, सॉरी उल्वा भेदन की या एमनियोसेंटेसिस क्रिया है, वो आजकल नहीं होती है। अब अपरा की संरचना में एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर की तरफ शिशु उपस्थित रहता है जो अम्बिलिकल कोर्ड या नाभि नाल के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये था अपरा की संरचना। अब अपरा के कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरा के कार्य क्या है, इसमें इस पेज पे आप देख लेती अपरा के कार्य क्या है। तो अपरा का जो कार्य है उसमें अपन यहाँ देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, सबसे पहला कार्य है कि ये एक अस्थाई अंत स्त्रावी
ग्रंथि की भांति कार्य करता है। अपरा का सबसे पहला जो कार्य है वो एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी अपरा कार्य करता है। कैसे करता है? तो आप कहेंगे इस अपरा के द्वारा विशिष्ट प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण होता है, या अपरा की जो कोशिका है, अपरा के चारों तरफ जो झिल्ली है कोरियोनिक विलाई, इसके द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण होता है। तो उसमें से सबसे पहला जो हार्मोन है उसको कहते हैं हुमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन अपराकी कोरियोनिक विलाई के द्वारा स्रावित होता है। अपराकी कोरियोनिक विलाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपराकी कोरियोनिक विलाई के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम, इसका कॉर्पस ल्यूटियम के वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कॉर्पस लूटियम से स्रावित होने वाला, सॉरी, अपरा की कोरियोनिक विलाई से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो कॉर्पस लूटियम की वृद्धि और विकास, यानी उस कॉर्पस लूटियम को जो कहाँ बनी हुई है, अंडाशय के अंदर बनी हुई है, अपरा का निर्माण शुरू होता है उसी समय कोरियोनिक विलाई, आप कहते हैं 7वें 8वें 9वें दिन तक कोरियोनिक विलाई बन जाती है, क्योंकि ट्रोपोब्लास्टिक जो कोशिकाएं हैं वो अंतरोपित होने के लिए या गर्भाशय में जो फीटस है उसको इम्प्लांट करने के लिए कोरियोनिक विलाई का निर्माण करती है। जैसे ही कोरियोनिक विलाई बनती है, उस विलाई के द्वारा या उस कोरियोनिक मेम्ब्रेन के द्वारा कॉर्पस लूटियम को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलने लगता है, उसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन गर्भावस्था यानी फर्टिलाइजेशन के 10 दिन के अंदर अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेगा, ये हार्मोन मादा मूत्र के साथ, यूरिन के साथ शरीर से बाहर भी उत्सर्जित होता है, मादा मूत्र के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है। तो इसका या मूत्र के साथ बाहर निकलने वाले इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का उपयोग गर्भ परीक्षण हेतु, या यूं कह सकते हैं कि अ, गर्भावस्था का परीक्षण, प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इस हार्मोन का उपयोग होता है। मूत्र का परीक्षण किया जाता है, जिसमें मूत्र परीक्षण में ये पता चल जाता है इस हार्मोन की उपस्थिति है तो वो माता गर्भवती होगी या प्रेग्नेंट होगी, और यदि मूत्र में ये हार्मोन नहीं है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसके लिए एक स्ट्रिप आती है, पट्टिका आती है, उस पट्टिका के अंदर माता का जो यूरिन है उसकी 3 से 4 बूंद डालनी होती है, और उस पट्टिका में यदि 2 लाइन आ जाती है तो वो प्रेग्नेंट है, और 2 लाइन न आके एक ही लाइन आती है तो उसमें गर्भावस्था नहीं है, अर्थात उसके मूत्र में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नहीं है। इस हार्मोन का काम है कॉर्पस लूटियम की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। अब कॉर्पस लूटियम क्या करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में वृद्धि और विकास को बढ़ाकर जो भ्रूण का इम्प्लांट हुआ है उसको, उस इम्प्लांटेड भ्रूण की भ्रूणीय अवस्था को और अधिक आसानी से बनाए रखता है, अर्थात गर्भावस्था को समाप्त होने से रोकता है। कौन? कॉर्पस लूटियम। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सहायता से। अब कॉर्पस लूटियम अंदर आप अपना काम आसानी से करती रहे, इस हेतु ये हार्मोन है वो प्रेरित करता है। अगला जो दूसरा हार्मोन है वो है लैक्टोजन। लैक्टोजन हार्मोन क्या काम करता है? ये लैक्टोजन हार्मोन अपरा से स्रावित होकर माता के रक्त में जाता है, और माता के रक्त में जाकर के, और तो स्तन ग्रंथियां होती है, ब्रेस्ट होती है, छाती होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है, उसकी वृद्धि और विकास, उसमें एल्वियोलाई की वृद्धि और विकास को प्रेरित करता है, जिससे आफ्टर डिलीवरी प्रसव की क्रिया आसानी से हो सके। अगला जो हार्मोन होता है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आप जानते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जो पीछे
ग्राफियन पुट्टिका रहती है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका से एग निकलने के बाद वो कार्पस लूटियम में रूपांतरित हो जाती है और वो कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक हार्मोन है। किंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, कार्पस लूटियम भी 2-3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अपासित हो जाती है और अब समस्त प्रोजेस्टेरोन स्रावण का कार्य किसके पास आ जाता है? प्लेसेंटा अपरा के पास आ जाता है। ये अपरा एक विशिष्ट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है, जो माता के रक्त में पहुंचकर गर्भावस्था को बनाए रखे, यानी गर्भावस्था की समाप्ति को रोककर भ्रूण के परिवर्धन को सामान्य रूप से संचालित कर सके। अगला जो हार्मोन है वो हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रक्त के साथ माता माता के रक्त में जाता है और माता के रक्त में जाकर के और माता के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का वृद्धि और विकास करवाता है। साथ ही साथ माता की जो स्तन ग्रंथियां होती है, उन स्तन ग्रंथियों की एल्यूलर यानी कुपिकीय वृद्धि को विकसित करता है, जिससे स्तन ग्रंथियां कुपिकाएं बढ़े और उसमें अधिक मात्रा में प्रसव के उपरांत अधिक मात्रा में मिल्क का फॉर्मेशन हो सके। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और विकास को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन भी स्तन वृद्धि और विकास को प्रेरित करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की ट्यूब्यूलर ग्रोथ करवाता है और ये एल्वियोलर ग्रोथ करता है। अर्थात एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के जो कार्य है वो किसके रूप में होते हैं? एक एस्ट्रोजन है वो एल्वियोलर ग्रोथ या कुपी की वृद्धि करवाता है, प्रोजेस्टेरोन है वो ट्यूबुलर ग्रोथ या नलिकाकार वृद्धि करवाने में सहायक है। अगला जो है वो इस अपरा के द्वारा कॉर्टिसोन का भी स्रावित होना है, कॉर्टिसोल भी स्रावित होती है, कुछ विशिष्ट मात्रा में प्रोलैक्सिन हार्मोन का स्रावण भी होता है। ये सारे हार्मोन इस विकासशील भ्रूण की वृद्धि और विकास को आसानी से संपन्न करवाए या आसानी से भ्रूण है वो अपने आकार और आकृति को लेता रहे। अगला जो कार्य है भ्रूण का, सॉरी अपरा का, पहला तो एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हो गया। अगला जो कार्य है वो है पोषण। इसका पोषण विकासशील भ्रूण का। अपरा में उपस्थित अम्बिलिकल कोर्ड या नाभि नाल में अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन उपस्थित रहती है, जो माता के रक्त से सीधी अंतर संबंधित होती है। जो माता के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज है, उपस्थित फ्रुक्टोज है, उपस्थित अमीनो अम्ल है, उपस्थित पोषक तत्व या विटामिन या साल्ट, उन सब को तो माता के रक्त में है वो सब शिशु तक लाती है और शिशु में पोषण की क्रिया को संपन्न करवाता है। अगला जो इसका कार्य है वो है श्वसन। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान शिशु खुद अपने फेफड़ों को क्रियाशील नहीं करता, फेफड़े निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं और उसमें श्वसन की क्रिया का मतलब है कि उसकी समस्त प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य भी अपरा करती है। अर्थात माता के रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को अपरा की अम्बिलिकल कोर्ड की सहायता से शिशु तक ले जाया जाता है और शिशु में श्वसन क्रिया से बनने वाली जो CO2 है उसको यही अम्बिलिकल वेन वापस माता के रक्त में ले जाने का कार्य कर देती है। अगला है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन की क्रिया। अपरा है वो शिशु में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शिशु की शरीर से माता के रक्त में ले जाती है। इसी क्रिया को शिशु में उत्सर्जन कहते हैं। किसी जीव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और शिशु में शरीर की जैविक क्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अर्थात एमिनो अम्ल और यूरिया को अम्बिलिकल कोर्ड की सहायता से माता के रक्त में छोड़ा जाता है। यही क्रिया उत्सर्जन कहलाती है और वो अपरा द्वारा संपन्न करवाई जाती है। अब ये सारी क्रियाएं पढ़ने के बाद ये आप समझ चुके हैं अपरा क्या होता है, अपरा किस प्रकार से उत्पन्न होता है, अपरा की संरचना क्या होती है और अपरा के कार्य क्या है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो अपरा द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो माता और शिशु दोनों में काम करते हैं। अगला जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट है सगर्भता की अवधि या गर्भावस्था की अवधि। तो आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन से लेकर के शिशु की उत्पत्ति तक की जो अवधि है उसको गर्भावस्था या गर्भावधि कहते हैं और इस गर्भावधि का जो सामान्य काल होता है मनुष्य के अंदर वो काल रहता है 9 महीने का।
उसको सप्ताह के रूप में कहें तो 37 से 40 वीक का टाइम पीरियड रहता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण है, विकासशील जो भ्रूण है, वो अपरा की सहायता से माता के गर्भाशय से अंतर संबंधित रहते हुए अपना संपूर्ण भ्रूणीय परिवर्धन करने के साथ साथ अपनी सभी दैनिक क्रियाओं को संपन्न करता है, किंतु खुद के फेफड़े निष्क्रिय रहते हैं। बाकी ये सब अपनी क्रिया अंदर ही अंदर करता है, पोषण भी करता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान रक्त का निर्माण भी होता है। यानी समस्त जो क्रिया है वो संपन्न होती रहती है। अब ये सारी क्रिया होने के बाद अगली जो अवस्था है वो अवस्था कहलाएगी प्रसव या डिलीवरी। प्रसव या डिलीवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। प्रसव की जो क्रिया है उसको मैं 3 स्टेप में बांट सकता हूँ। पहला स्टेप प्रसव या लेबर या डिलीवरी की जो पहली अवस्था है, सबसे पहले प्रसव है क्या, किसे कहते हैं? तो संपूर्ण भ्रूणीय परिवर्धन होने के उपरांत अपरा व शिशु द्वारा कुछ ऐसे विशेष प्रकार के उत्प्रेरण छोड़े जाते हैं, कुछ ऐसे विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं, कुछ विशेष विशेष प्रकार की इंटरनल मूवमेंट होती है जो रिफ्लेक्स रिएक्शन यानी प्रत्यावर्ती आर्क या चाप का निर्माण करता है। और ये चाप माता में कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन का निर्माण करने में प्रेरणा उत्पन्न करती है। और इस क्रिया के दौरान हाइपोथैलेमस सक्रिय होता है और हाइपोथैलेमस सक्रिय होकर के और पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पश्च पीयूष ग्रंथि जो है उसके द्वारा एक विशेष प्रकार के ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। इस प्रकार से निकलने वाला ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की अंतःकला जो होती है उसकी पेशियां जो होती है उन पेशियों में मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया, संकुचन की क्रिया को प्रेरित करता है। जैसे ही गर्भाशय की पेशियां में संकुचन की क्रिया शुरू होती है तो एक अवस्था उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं लेबर पेन। लेबर पेन का प्रारंभ होने से लेकर के शिशु का गर्भाशयी की जो गिरवा है, गर्भाशय गिरवा की ओर स्थानांतरित होने की जो क्रिया होती है उस क्रिया में जो शिशु का गर्भाशय गिरवा पर जब शिशु आता है तो उसकी वेजाइना या माता गर्भवती माता की वेजाइना या योनि मार्ग से का जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो श्वेत कला के रूप में दिखाई देने लग जाती है। इस अवस्था को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, लेबर की प्राथमिक अवस्था कहलाती है। इस प्राथमिक अवस्था में एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होती है उसको रैप्चर किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है और शिशु अब गर्भाशय से गर्भाशय गिरवा की ओर स्थानांतरित होने लगता है। ये प्रसव की प्रथम क्रिया है। अब आपको कह दूं कि प्रसव जो है वो एक स्वनियंत्रित तंत्रिकी अंतःस्रावी क्रिया है, ऑटोनॉमस स्वनियंत्रित तंत्रिकीय अंतःस्रावी क्रिया है जिसमें इस के अंदर उपस्थित जो शिशु है उस शिशु के द्वारा विशेष प्रकार शिशु और अपरा जो एम्ब्रियो और अपरा है उसके द्वारा विशेष प्रकार के उत्प्रेरक संकेत उत्पन्न किए जाते हैं, जिस उत्प्रेरक संकेतों को तंत्रिकीय कोशिकाओं द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों तक ले जाया जाता है और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और वही हार्मोन इस शिशु को प्रसव क्रिया के लिए प्रेरित करते हैं या डिलीवरी की क्रिया होती है और शिशु माता के गर्भाशय से डिलीवर होकर बाहर आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर तो होगी। अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की सेकंड स्टेज है वो शिशु का सर्विक्स तक आने से लेकर के शिशु का बाहर आकर के क्राई कर रोने तक की जो क्रिया होती है, क्राई कर बाह्य वातावरण से अपने फेफड़े सक्रिय कर बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान शुरू कर लेता है, उस अवस्था तक को सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। प्रसव की द्वितीय अवस्था कहलाती है। इस क्रिया में अंडाशय द्वारा गर्भवती माता के अंडाशय द्वारा एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसको रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव क्रिया में तंत्रिकी उत्प्रेरण जाते हैं हाइपोथैलेमस तक, हाइपोथैलेमस जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है जो प्रसव क्रिया का मुख्य हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी
मुख्य हार्मोन या उसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, जो पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। गर्भाशय की अंत कला या गर्भाशय की जो पेशियां होती है उनमें संकुचन की क्रिया को प्रेरित कर, अब गर्भाशय ऊपर से संकुचित होता है और नीचे से खुलता है बाय द हेल्प ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन। अब रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, अंडाशय से स्रावित होने वाला ये हार्मोन जो प्यूबिस सिम्फाइसिस है, श्रोणि क्षेत्र में जो प्यूबिक बॉन होती है अर्थात श्रोणि मेखला होती है, उनके नीचे का जो प्यूबिस बॉन है उनके अंदर दो संधि बन जाती है, उस संधि का नाम प्यूबिस सिम्फाइसिस जॉइंट कहते हैं। उस संधि में प्यूबिस संधि को ढीला करते हैं जिससे श्रोणि मेखला ढीले होते हैं, और श्रोणि मेखला ढीले होने से उनके बीच का जो छिद्र है वो बड़ा हो जाता है जिससे बर्थ कैनाल बड़ी हो और शिशु को बाहर आने के लिए रास्ता मिलने लगे। तो पहला ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो प्यूबिस सिम्फाइसिस की श्रोणि संधि को ढीला करता है, और श्रोणि संधि को ढीला करने से बर्थ कैनाल का मार्ग जो है वो चौड़ा हो जाता है और शिशु आसानी से डिलीवर होने लग जाता है, आसानी से डिलीवर हो जाएगा और प्रसव क्रिया का सेकंड स्टेप पूरा हो गया। शिशु बाहर आया, अम्बिलिकल शिशु ने क्राई किया, अम्बिलिकल कॉर्ड के दोनों तरफ क्लैंप लगाए और क्लैंप लगाकर अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया और शिशु और माता के बीच उपस्थित जो अंतर संबंध था उसको खत्म कर दिया है। अब शिशु अपना स्वतंत्र जीवन जीने लग गया है। प्रकृति ने ऐसी अनुकूलताएं उत्पन्न की है कि जब शिशु की डिलीवरी होती है तो समझो इतने सारे परिवर्तन होते हैं अंदर ही अंदर, जिनको काल्पनिक रूप से सोचना तो असंभव जैसा लगता है, पर इस प्रकृति ने या यूं कहें गॉड ने ऐसी कुछ अनुकूलताएं दी है जो इस शिशु का अंदर जब रहता है, फेफड़े निष्क्रिय थे, बाहर आती फेफड़े क्रियाशील हुए, बाह्य वातावरण से श्वसन लेना शुरू किया, अंदर लीवर और शिशु के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है वो बंद हो जाती है। हार्ट जो होता है शिशु का, उसकी जो आलिंद होते हैं एट्रियम, उनके बीच में भी एक छिद्र उपस्थित रहता है, वो भी बंद हो जाता है। पहले शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिवहन साथ साथ होता है, आंशिक रूप से शुद्ध और अशुद्ध रुधिर साथ साथ परिवहन करते हैं। जैसे डिलीवरी होती है वो दोनों एट्रियम के बीच उपस्थित जो छिद्र है वो रुक जाता है और अब शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिवहन बिल्कुल अलग अलग होने लगेगा। पहले रुधिर का फीटस जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो शिशु था उसमें रुधिर का जो शुद्धिकरण था वो माता के रक्त के साथ ही हो रहा था, पर जैसे डिलीवरी होती है रक्त का अब शुद्धिकरण किसमें होने लगेगा, फेफड़ों में होने लगेगा। अशुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनेट सॉरी डीऑक्सीजनेट जो ब्लड है, अधिक CO2 युक्त जो रुधिर है वो फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के वापस हार्ट में आएगा। यानी अंदर ही अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ये केवल प्रकृति ही कर सकती है, मनुष्य अपने खुद की क्षमता से ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो ये है संपूर्ण प्रसव की क्रिया विधि जिसमें सेकंड स्टेप पूरी होगी। अब थर्ड जो स्टेप है वो प्रसव क्रिया में प्रसव होने के उपरांत माता के गर्भाशय में उपस्थित अपरा को पृथक कर संपूर्ण गर्भाशय को अंदर से जो अशुद्धियां हैं उनको बाहर निकालने की जो क्रिया है वो थर्ड स्टेप ऑफ लेबर में आती है। और वापस गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है, वो अधिक स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपरा को सॉरी जो गर्भाशय है उसको पूरी तरह से संकुचित कर देता है और अपरा पूर्णतः बाहर आ जाती है और एक पूर्ण विकसित शिशु की उत्पत्ति हो जाती है। माता का गर्भाशय अपनी सामान्यतः धीरे धीरे पूर्ण पूर्व का जो शेप और साइज था उसमें आ जाता है और ये संपूर्ण क्रिया हो जाती है। एक स्टेम सेल है, वैसे तो ये आगे आ जाएगी, फिर भी स्टेम सेल क्या होती है, कहाँ पाई जाती है और क्या कार्य करती है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टेम सेल जो है वो विकासशील जो भ्रूण होता है, ब्लास्टूला अवस्था जो भ्रूण की बनती है के बाद जो विकासशील भ्रूण होता है वो विकासशील भ्रूण में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो संपूर्ण शिशु का निर्माण कर सकती है। क्लीवेज में उत्पन्न होने वाली कोशिका अपने ब्लास्टोमियर कोशिका कहलाती है और ब्लास्टोमियर कोशिका में प्रत्येक जो कोशिका होती है उससे नए भ्रूण की करने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात भ्रूण के संपूर्ण भागों का निर्माण कर सकती है। ऐसी कोशिकाओं को स्टेम सेल या टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन के समय ऐसी कोशिकाओं को निकाल कर संरक्षित किया जा सकता है और संरक्षित करके उनमें वृद्धि और विभेदन के द्वारा संपूर्ण एक मनुष्य का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी कोशिका को ही स्टेम सेल कहते हैं। तो ये अपना जो तीसरा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो पूरा हो जाता है और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो आपको चौथा चैप्टर पूरा होने के बाद एक लाइव मैराथन क्लास के अंदर पहले दूसरे तीसरे और चौथे इन चारों चैप्टर के प्रश्न है वो आपको करवा दिए जाएंगे। आप जुड़े रहिएगा उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं डॉक्टर आर चौधरी और
आपके इस तीसरे चैप्टर से 12th क्लास में 2 प्रश्न आने वाले हैं। डेड डेड नंबर के ज्ञानोपयोग और अवबोध से संबंधित रहेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें कम से कम प्रश्न आने की संभावना या गुंजाइश 100% बनती है। टॉपिक के साथ में ही आपको ये बता दिए गए थे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकता है। थैंक यू सो मच। आज इतना ही। कल अपन देखेंगे ह्यूमन हेल्थ। रूप इन पूरो कर दे रे।